बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रियंका गांधी आज कोरबा का दौरा करेंगी। थोड़ी देर में बिलासपुर पहुंचेगी प्रियंका गांधी। बिलासपुर एयरपोर्ट से कोरबा के लिए रवाना होंगी। कल कोरबा में अमित शाह ने हुंकार भरी थी और आज पलटवार देखने को मिलेगा प्रियंका गांधी के द्वारा। कोरबा के चिरमिरी में सभा को संबोधित करेंगी प्रियंका गांधी। कोरबा से मध्य प्रदेश के लिए निकल जाएंगी और फिर मध्य प्रदेश में रोड शो करेंगी। मध्य प्रदेश में भी शक्ति प्रदर्शन करेंगी प्रियंका गांधी। कहां? मुरैना में। तो उससे पहले छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। बिलासपुर एयरपोर्ट से कोरबा के लिए रवाना होंगी और कोरबा में जनसभा करेंगी। बिलासपुर एयरपोर्ट से निकलकर चिरमिरी जाएंगी और चिरमिरी से फिर मध्य प्रदेश चली जाएंगी। अनमोल हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनमोल, कोरबा का सियासी दंगल हाई है। कल गृह मंत्री आए थे और आज प्रियंका आ रही हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए नितेश, अब चुनाव में बहुत कम समय का वक्त रह गया है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 7 तारीख को चुनाव संपन्न हो जाएंगे, 2 तारीख हो गया है। तो अब जो ये आखिरी चरण का जो प्रचार प्रसार है वो जारी है और इसमें दोनों ही पार्टी जो है, भाजपा या कांग्रेस, अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रही है। इसी कड़ी में आज प्रियंका गांधी जो है कोरबा लोकसभा में आ रही है। चिरमिरी में वो लगभग 12:30 बजे का वक्त होगा जब वो जनसभा को संबोधित करेंगी और वहां से कोशिश होगी कांग्रेस को कि ये 2-3 जो लोकसभा है, कोरबा से सटा हुआ आपका जांजगीर लोकसभा है, वहीं से सटा हुआ सरगुजा लोकसभा है, तो एक जगह से 2-3 लोकसभा को साधने की कोशिश होगी। क्योंकि देखिए कोरबा हॉट सीट भी है क्योंकि सरोज पांडे उनके सामने जो है ज्योत्सना महन, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महन की पत्नी, कल आपको याद होगा कल ही अमित शाह भी जो है कोरबा पहुंचे थे, वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया था। तो कोरबा पे खास नजर है दोनों ही पार्टियों को। अब देखना होगा कि कोरबा का जो रण है वो कौन जीतता है। जी नितेश। बिल्कुल अनमोल, कोरबा के रण पर बिल्कुल पूरी सभी की निगाहें टिक गई हैं। अगर प्रियंका गांधी के शेड्यूल की बात की जाए उसके बारे में कोई जानकारी? अनमोल, कब आएंगी, कितने बजे जनसभा है, फिर मध्य प्रदेश के लिए कब रवाना होंगी? जी देखिए, लगभग 11:45 बजे का वक्त होगा जब प्रियंका गांधी बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। फिर वहां से वो कार से रवाना होंगी कोरबा के लिए, जहां पे लगभग 12:30 बजे जो है कोरबा पहुंचेंगी और फिर कोरबा में वो जनसभा को करेंगी और लगभग 1:30 से 2 बजे का वक्त होगा जब वो मध्य प्रदेश दौरे पर निकल जाएंगे क्योंकि आज उनका मध्य प्रदेश में भी सभा होने वाला है। जी नितेश। बिल्कुल, और 8 विधानसभा सीटों में एक में कांग्रेस के पास सत्ता बची है, वहां पास एक ही विधानसभा सीट बची है, 6 भारतीय जनता पार्टी के पास और जेजेपी के पास। तो आदिवासी वोटर्स पर भी निगाह रहेगी, SC/ST वोटर्स पर निगाह रहेगी। अनमोल, बिल्कुल, देखिए जातिगत समीकरण जो है बहुत मायने रखते हैं राजनीति में और खास करके जब चुनाव आ जाते हैं तो कोई भी पार्टी जब रणनीति बनाती है प्रचार प्रसार के लिए भी तो देखती है कि कहां से, किस लोकसभा से, किस क्षेत्र से जो है कौन सी जाति को साधा जा सकता है। तो देखिए कोरबा जो है एक सामान्य सीट है, वहां से दोनों ही प्रत्याशी जो है सामान्य वर्ग से आते हैं। हालांकि उस क्षेत्र में जो है SC और ST की भी आबादी अच्छी खासी है, तो कोशिश होगी कि जो जितने भी समुदाय हैं उसको साधा जाए। और प्रियंका गांधी वाड्रा देखिए कांग्रेस की एक बड़ी जो है नेत्री हैं और एक इस वक्त में वो स्टार प्रचारकों की सूची में सबसे ऊपर आती हैं। तो कांग्रेस की कोशिश है कि एक माहौल बनाया जाए, माहौल बनाया जाए और SC/ST वोटर्स साधा जाए। अनमोल, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उसमें आपके साथ बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के दिग्गजों का फोकस है। जैसा कि अभी आपने देखा कि प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं और कोरबा, सारंगढ़ और बिलासपुर में सचिन पायलट का दौरा है। सचिन पायलट जो कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, कोरबा में प्रियंका गांधी की सभा में भी शिरकत करने जाएंगे। सारंगढ़ में मेनका देवी के समर्थन में प्रचार करेंगे। बिलासपुर में देवेंद्र यादव के समर्थन में सभा करेंगे सचिन पायलट। तो सचिन पायलट भी लगातार एक्टिव मोड में है, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं। अनमोल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार इस पर बातचीत करने के लिए। अनमोल, कल अंबिकापुर की कमान संभालते हुए नजर आए, ताबड़तोड़ सचिन पायलट ने वहां पर दौरा किया और अब आज बारी है बिलासपुर की, कोरबा की। बिल्कुल, जब से देखिए प्रभारी बनाए गए हैं सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के, तब से वो मशक्कत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका फोकस है कि कैसे भी करके जो इस लोकसभा चुनाव है उसमें परफॉर्मेंस अच्छा हो। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि सचिन पायलट एक बहुत बड़े नेता है, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं और छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया जाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस पार्टी को उनसे काफी उम्मीदें हैं। यही वजह है कि उन्हें राजस्थान से कांग्रेस ने पार्टी जो है छत्तीसगढ़ भेजी थी और अब जब लोकसभा चुनाव है तो ठीक उसी तरीके से एक युवा चेहरे के तौर पर वो लोगों के बीच में जा
रहे हैं, लगातार वो रोड शो छत्तीसगढ़ तो भेजा गया, लेकिन उस समय जब कुमारी शैलजा के नेतृत्व में अच्छी बम्पर असफलता मिली थी, बम्पर ही कहेंगे क्योंकि 72 से सीधा घटकर आ जाना, ऐसे चुनौतीपूर्ण हालात में सचिन पायलट को कमान संभाल दी गई है और पूरी ताकत उनको झोंकनी पड़ रही है। बिल्कुल नितेश, आपने सही कहा है कि पिछले चुनाव की अगर बात कर ले विधानसभा चुनाव में, तो कुमारी शैलजा के नेतृत्व में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इस बार सचिन पायलट पर काफी दारोमदार है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है, यहां पर कांग्रेस बोल रही है कि इस बार दावा कर रही है कि हम इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। तो ऐसे में मध्य भारत की जितनी भी राज्य हैं, खासकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तो इसमें जो भी प्रभारी बनाए गए हैं उस पर काफी प्रभार है, दबाव है कि आप ज्यादा से ज्यादा सीट कराए। यही वजह है कि सचिन पायलट जो है दिन रात एक किए हुए हैं, लगातार वो अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलासपुर में रोड शो करेंगे, देवेंद्र यादव के पक्ष प्रसार करेंगे। तो सचिन पायलट देखिए अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। अब समय बताएगा कि उनकी, लेकिन उन्हें बड़े ऐसे जहाज की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो शायद ठीक ठाक स्थिति में नहीं है। अनमोल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपके साथ मुखातिब होंगे दौरों के बाद या दौरों के दौरान, जब भी कोई महत्वपूर्ण खबर आएगी और दर्शकों के पास जाने की जरूरत होगी। आपका अपना चैनल है, चप्पे चप्पे पर नजर है और हर जानकारी आपको बता रहे हैं। अब मध्य प्रदेश आ जाइए, छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के चुनावी रण में तमाम दिग्गज उतर गए हैं। तीसरे राउंड से पहले बीजेपी के लिए पीएम मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक ताकत लगा रहे हैं। मुरैना में पीएम मोदी रैली कर चुके हैं। आज सागर में जेपी नड्डा प्रचार करने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सागर भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। जैसा कि आपने देखा था, विस्तार न्यूज ने आपको तमाम जानकारी साझा की थी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी लगातार तीसरे चरण में वोटिंग वाली सीटों पर प्रचार के लिए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी रैली कर चुके हैं। तो आज मुरैना में प्रियंका गांधी का रोड शो है, इसी मुरैना में जहां प्रधानमंत्री मोदी प्रचार कर चुके हैं। इससे पहले मायावती भी मुरैना में रैली कर चुकी हैं। सागर की अगर बात करें तो कुल 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 विधानसभा सीटों में 7 पर भारतीय जनता पार्टी परचम लहरा चुकी है विधानसभा में और 1 पर कांग्रेस। बीना, खुरई, सुर्खी, नारियोली, शमशाबाद, कुरवाई, ये तमाम जो सीटें हैं, इन सीटों पर सभी मतदाताओं को साधने की कोशिश कर रहे हैं, जुगत कर रहे हैं। 1952 से लेकर 2019 तक 10 बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, 7 बार कांग्रेस जीती है और 1 बार अन्य ने यहां पर लोकसभा चुनाव में बाजी मारी है। 1952 से 2019 तक का ये आप आंकड़ा देख रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सागर पहुंच चुके हैं। सागर, बैतूल, हरदा, इन्होंने दौरा किया था, भोपाल में रोड शो किया था और उसके बाद मुरैना पहुंचे थे और अब मुरैना के बाद जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं यहां। और प्रधानमंत्री के भी जो आने को अपडेट होगी वो भी आपको विस्तार न्यूज लगातार बताएगा। कुल मतदाता 15,83,129 हैं यहाँ। महिला मतदाता 7,41,000 और पुरुष मतदाता 8,41,000 लगभग मतदाता हैं। तो मतदाताओं की भी जानकारी दे दी आपको। जातीय समीकरण देख लीजिए। जैन वोटर्स 1 लाख, राजपूत 1.25 लाख, इसके साथ ही दांगी 1 लाख, मुस्लिम 1.25 लाख। तो यानी मुस्लिम प्रभुत्व भी यहाँ अच्छा खासा है। जैन 1 लाख है। वाणिज्य, व्यापार, उद्योग के लिए क्या चीजें बोली जाएंगी, इस पर भी नजर रहेगी। लता वानखेड़े बनाम गुड्डू राजा बुंदेला की लड़ाई है और दिलचस्प लड़ाई है, रोचक लड़ाई है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बुंदेलखंड, जो कि गढ़ बन गया था कांग्रेस का पिछले विधानसभा चुनाव में, उसे भेद दिया है। अब लोकसभा चुनाव में, जो कि भारतीय जनता पार्टी पिछली बार अच्छे परफॉर्मेंस के साथ जीती थी, यानी कि 29 में 28 सीटें, इस बार भी अब 29 की 29 सीटें जीतने के लक्ष्य से भारतीय जनता पार्टी उतरी है। देखना होगा कि क्या कुछ उनके स्टार प्रचारकों का कमाल चुनाव परिणाम के बाद दिखाई देता है। तो ये थी सागर की लड़ाई। अब मुख्यमंत्री हैं आपके, उन्होंने नदी में डुबकी लगाई है और तैरते हुए नजर आए हैं, वो भी देख लीजिए। उज्जैन पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव, जो कि उनका गृह क्षेत्र भी है। उन्होंने शिप्रा नदी में डुबकी लगाई और उसके बाद उन्होंने तैराकी की। तैराकी की तस्वीर देख लीजिए, अच्छे तैराक नजर आ रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव। शायद यही वजह है कि तीसरी पंक्ति में जब ये खड़े थे, पूछा जा रहा था, लोग कह रहे थे कि तीसरी पंक्ति के नेता को सीएम कैसे बना दिया। उनके लिए ये जवाब होगा कि तैराक माहिर हैं। राजनीति में भी तैराकी की जरूरत होती है, समीकरणों से, आंकड़ों से, सियासत से
इसी तरह जिस तरह से शिप्रा नदी में तैर रहे हैं उसी तरह से तैरते हुए निकलते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव सीएम बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव के सामने है, बड़ी जिम्मेदारी है और इसी तरह तैर कर पार करने की उनकी ये भी कोशिश है। दो तस्वीरें देख लीजिए, शिप्रा के तट पर पहुंचे हैं और बहुत सहजता के साथ शिप्रा में विधि विधान से पूजन अर्चन भी करते हुए नजर आ रहे हैं। विक्रमादित्य के सुशासन से प्रभावित मुख्यमंत्री हैं और विक्रमादित्य के काल को स्वर्णिम काल भी कहा जाता है इतिहास के काल में, और उसी से प्रभावित है सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो पूरे जो विधि विधान से पूजन अर्चन, धार्मिक आस्था जो उनकी है हिंदू धर्म में, वो भी करते हुए नजर आए और उन्होंने शिप्रा में स्नान भी किया है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मां शिप्रा को चुनरी भी चढ़ाई है, आस्था की डुबकी लगाई है, विधि विधान से पूजा अर्चन किया है और मां शिप्रा सब पर कृपा करें ऐसी उन्होंने कामना भी की है। सुनिए जरा उन्होंने क्या प्रदेशवासियों के लिए कामना की है। उज्जैन की पहचान मां शिप्रा से है। बाबा महाकाल की नगरी, 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस नगरी में है, मां शिप्रा के पावन तट पर हमारी परंपरा है कि यहाँ स्नान के बाद अपने तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं। बड़ा दुख होता है कि कभी कभी लोग मां शिप्रा पर प्रश्न करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये मां का तट है, इसकी पवित्रता बनाए रखना चाहिए। देखिए, उज्जैन की पहचान मां शिप्रा से है। बाबा महाकाल की नगरी, 33 करोड़ देवी देवता का वास जिस नगरी में है, मां शिप्रा के पावन तट पर हमारी परंपरा है कि यहाँ स्नान के बाद अपने तीर्थ की महत्ता बढ़ाएं। बड़ा दुख होता है कि कभी कभी लोग मां शिप्रा पर प्रश्न करते हैं। हम सब जानते हैं कि ये मां का तट है, इसकी पवित्रता बनाए रखना चाहिए। और ये तो आपने देख ली उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जो गतिविधियां थी। अब आगे सियासी गतिविधियां भी देख लीजिए। आज मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन, मंदसौर, देवास, राजगढ़ और सागर में लोकसभा प्रचार करने वाले हैं। सीएम एक के बाद एक 5 जनसभाएं और बूथ जनसंपर्क करने वाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में आयुष्मान योजना के फॉर्म भरवाएंगे। मंदसौर, देवास, राजगढ़, चाचौड़ा, सागर में भी प्रचार के लिए मौजूद रहेंगे। और आगे बढ़ेंगे, रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राधिका खेड़ा का विवाद नहीं थम रहा है। प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे से पहले राधिका खेड़ा ने पोस्ट किया है, जिससे सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी के अंदर हलचल मच गई है। राधिका खेड़ा ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। सुशील आनंद शुक्ला, जो कि संचार प्रमुख हैं कांग्रेस के, उनको लेकर भूपेश बघेल पर तंज कसा है। दुशील लिखा है उन्होंने और कका को मोह है, ऐसा उन्होंने लिखा है। क्या लिखा है जरा उसे भी देख लीजिए। एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है खेड़ा, लेकिन लड़की हूं, लड़ सकती हूं। प्रियंका गांधी को लेकर भी पोस्ट में बात लिखी है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत भी किया है उन्होंने। और लड़की हूं, लड़ सकती हूं के बाद लड़की हूं, लड़ रही हूं का उन्होंने पोस्ट किया है। जो पोस्ट किया है राधिका खेड़ा ने, वो देख लीजिए। राधिका खेड़ा का जो वीडियो वायरल हुआ था वो भी विस्तार न्यूज ने आपको सबसे पहले दिखाया था। वो किसी से बात कर रही थी, कह रही थी मैं राजनीति छोड़ दूंगी, कांग्रेस से इस्तीफा दे दूंगी, पॉलिटिक्स में मेरे साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया है, तमाम तरीके के आरोप उन्होंने कल लगाए थे। पूरा दिन सियासत चली और आज जब प्रियंका गांधी बेहद अहम दौरे पर आ रही हैं, 4 दिन बाद, अगर आज के दिन को छोड़ दिया जाए, मतदान है, उससे पहले इस तरह से अंतर्कलह कांग्रेस पार्टी के लिए भारी पड़ती हुई भी दिखाई दे रही है। और राजीव भवन में राधिका खेड़ा से दुर्व्यवहार के मामले में कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने पत्र लिखा है। तो एक और बम फूट गया है। ये पत्र देख लीजिए।
राजीव भवन में राधिका खेड़ा से दुर्व्यवहार के मामले में कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने पत्र लिखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, दीपक बैज को इन्होंने पत्र लिखा है। सुशील आनंद शुक्ला को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की है। यही अंतर कलह है जिसके कारण विधानसभा चुनाव हारी थी कांग्रेस पार्टी। जो मीडिया कर्मियों के विश्लेषण है, मीडिया संस्थानों के, वो यही है कि आपसी समन्वय, आपसी अनुशासन की जगह इस तरह की बातें सीधे खुले मंच से मीडिया फोरम में की जाती हैं, ओपन फोरम में। सुशील आनंद का कृत्य पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है, उन्होंने लिखा है। राधिका खेड़ा मामले की जांच के लिए समिति गठित की जाए, ये इन्होंने मांग भी की। और राधिका खेड़ा विवाद मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी पलटवार किया है, बयान दिया है। अरुण साव ने कांग्रेस पर तंज कसा है, कांग्रेस महिला विरोधी है, ऐसा उन्होंने कहा है। राधिका खेड़ा के कांग्रेस छोड़ने की बात पर डिप्टी सीएम ने प्रतिक्रिया दी है। राधिका खेड़ा तय करेंगी कि उनको किस पार्टी में जाना है, अरुण साव ऐसा बोलते हुए नजर आए हैं। क्या बोला है अरुण साव ने, विस्तार न्यूज आपको एक्सक्लूसिव जानकारी बता रहा है, देखिए सुनिए। प्रियंका गांधी आज छत्तीसगढ़ दौरे पर आने वाली है, लेकिन उसके पहले राधिका खेड़ा ने एक ट्वीट करके कह दिया है कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं। साव जी, ट्वीट को कैसे देख रहे हैं आप? ये दर्द है एक बेटी का, जिसने कांग्रेस भवन में अपमान झेला है, दर्द झेला है। ये कांग्रेस पार्टी किस प्रकार से महिला विरोधी है और किस प्रकार से जिस पार्टी में भारतीय संस्कृति और परंपरा का पालन नहीं हो रहा है। हमारी संस्कृति और सभ्यता परंपरा में हर घर में हर जगह नारी सम्मान की परंपरा रही है, उसका पालन कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में नहीं हो रहा है। ये बताता है कि कांग्रेस महिला विरोधी है और ये जो कुछ घटना राधिका खेड़ा जी के साथ हुई है, ये दुर्भाग्यजनक है। सभी जगह नारी सम्मान होना चाहिए। ये भूपेश बघेल पर भी वो तंज कसती हुई नजर आ रही है, उसका संरक्षण बता रही है सुशील आनंद शुक्ला पर। देखिए, ये कांग्रेस के अंदर जो खेल चल रहा है कि कांग्रेस कैसे टुकड़ों में बटी हुई है, कैसे खेमों में बटी हुई है, कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं, ये इस बात को बताता है। और कांग्रेस अब इस चुनाव के बाद समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस समाप्त होने वाली है। बेटी का स्वागत करेंगे क्या आप बीजेपी में? देखिए, ये तो राधिका खेड़ा जी को तय करना है कि उन्हें कहाँ जाना है, पर कांग्रेस में ये स्पष्ट हो गया कि महिलाओं का सम्मान नहीं है। तो आपने सुना उप मुख्यमंत्री अरुण साव, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं, और ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राधिका खेड़ा को ही तय करना है कि वो किसकी पार्टी में रहना चाहती है। कैमरा पर्सन की और खोमन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, ज्यादा बातचीत के लिए सीधा उनका रुख करेंगे। खोमन, जो डिप्टी सीएम ने कहा है वो तो दिखा ही दिया, लेकिन इस पर आगे बात करने की जरूरत है। अरुण सिसोदिया ने खुले मन से पत्र लिख दिया, राधिका खेड़ा ने ट्वीट कर दिया, प्रियंका गांधी का दौरा है, आज छोड़ दें तो 4 दिन बाद मतदान है। और छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस है वो ये मान रही थी, अगर वोट परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए कि वोट स्विंग बहुत कम हुआ है, वोट शिफ्टिंग बहुत कम हुई है, तो कहीं ऐसी चीजें भारी ना पड़ जाएं। देखिए नीतीश, जिस तरीके से पूरे मामले को देखेंगे आप राधिका खेड़ा के दुर्व्यवहार को लेकर, तो अब तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि जो पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया, उन्होंने खड़गे, राहुल गांधी, तमाम लोगों को पत्र लिखकर ये मांग कर दी है कि सुशील आनंद शुक्ला को बर्खास्त किया जाए। और दूसरी ओर ये कह रही है कि जो इस पूरे मामले के लिए कमेटी गठित किया जाना चाहिए। हाल ही की जब पवन खेड़ा जब छत्तीसगढ़ दौरे पर जब कल आए थे, तो विस्तार न्यूज की टीम ने उनसे सवाल किया था कि इस पूरे मामले की क्या करेगी कांग्रेस पार्टी। तो उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी और जांच में जो सामने आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। अब समझा जा सकता है चूंकि चुनाव नजदीक है, 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान है, उसके पहले जिस तरीके से राधिका खेड़ा ट्वीट पर ट्वीट
और ट्वीट पर ट्वीट कर रही है। नीतीश इससे समझा जा सकता है। खोमन, एक चीज और भी है, राधिका खेड़ा ट्वीट पर ट्वीट कर रही हैं, लेकिन खुलकर जानकारी भी साझा नहीं कर रही हैं कि आखिर किस किस्म का दुर्व्यवहार किया गया। अगर मीडिया फोरम में वो बात रख ही रही हैं तो किस किस्म के साथ उनके साथ बदतमीजी हुई है। अगर काम को लेकर उनके आपसी विवाद है तो वो तो एक अलग चीज होगी। क्या उनके ऊपर पर्सनल लेवल पर अटैक किया है, क्या चीजें हुई हैं, ना अभी तक उन्होंने पत्र लिखा है, ना अपनी तरफ से कोई कमेटी की मांग की है। सिर्फ सोशल मीडिया में लिख देने से कहीं ये गलत संदेश तो सिर्फ नहीं जा रहा है, ये भी तो है, उनकी भी तो जवाबदेही है इस संदर्भ में, या कुछ उन्होंने कर दिया है अंदर अंदर खाने से खबर है। देखिए नीतीश, ये सारे मामले तो जिस तरीके से चल रहे हैं वो तो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से उनके पास दुर्व्यवहार हुआ है उसके बाद से उनके पास लगातार फोन किए जा रहे हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही है। कहाँ है उनका लोकेशन ये भी किसी को पता नहीं है। किसी कांग्रेस के नेता जो है वो बता नहीं पा रहे हैं। लेकिन इसके इतर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उससे संपर्क करने में लगे हुए हैं, और ये भी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। जो सूत्र है ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो राधिका खेड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है, क्योंकि जब उन्होंने फोन पर बातचीत किया जा रहा था तो वो ये भी कहते हुए नजर आ रही थी, वीडियो वायरल, और उसमें भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दूंगी। समझा जा सकता है कि चुनाव के एन वक्त पर कांग्रेस की इतनी बड़ी प्रखर वक्ता जो है, जो पार्टी की बात को बहुत अच्छे से पार्टी उसके अंदर डिबेट में रखती थी, चैनलों में रखती थी, उनका कांग्रेस को छोड़कर जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि इसके पहले भी हमने देखा था कि तमाम जो नेता और संपर्क करने की कोशिश करिए, उनका पक्ष क्या सच्चाई है, किस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, क्या काम को लेकर पार्टी के या अन्य संबंधित चीजों को लेकर भी दुर्व्यवहार हुआ है, सब कुछ अब जनता तक ये बात निकल गई है और जनता जानने के लिए बेहद उत्सुक है। लेकिन सबसे अहम बात, जो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं दिल फैलाकर, बाहें खोलकर अब गले लगाने को उनका इंतजार कर रही है, कहीं ना कहीं पार्टी में आने के लिए भी बात कह ही दी है आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को देने के लिए, साझा करने के लिए। नई जानकारी के साथ आपके साथ फिर मुखातिब होंगे, फिर जुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और अब एक बार फिर से, अभी हमने आपको दिखा दिया मध्य प्रदेश सीएम की जानकारी, छत्तीसगढ़ सीएम की भी जानकारी देख लीजिए, जहां छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय भी आज धुआंधार प्रचार करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय आज 4 जिलों के दौरे पर रहेंगे, बलरामपुर, कोरबा, मुंगेली और सक्ती, 4 जगहों पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। और विष्णुदेव साय के कोरबा में रात रुकने का कार्यक्रम भी है, तो ये भी आपको जानकारी बता रहे हैं। कोरबा में रात्रि विश्राम करेंगे और कोरबा में ही प्रियंका गांधी आ रही हैं। बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी का भाजपा को जाने अभियान शुरू होने वाला है। 6 देशों के प्रतिनिधि बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। प्रदेश बीजेपी ऑफिस और मीडिया सेंटर भी ये सभी देखेंगे। बीजेपी की चुनावी रणनीति के बारे में जानकारी भी लेंगे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भारतीय जनता पार्टी करती है और भाजपा को जाने अभियान भी अब भारतीय जनता पार्टी शुरू करने जा रही है। 6 देशों के प्रतिनिधि बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे, पार्टी का ऑफिस देखेंगे, मीडिया सेंटर देखेंगे और चुनावी रणनीति की भी जानकारी लेंगे। और तीसरे चरण के मतदान के पहले बीजेपी रणनीति को धार देने की तैयारी में जुट गई है। तीसरे चरण के मतदान के पहले बीजेपी की चुनाव प्रबंधन टोली की बैठक है। पहले और दूसरे चरण में मतदान पर महामंथन करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ये बैठक लेंगे। तीसरे और चौथे चरण में मतदान प्रतिशत कैसे बढ़ाया जाए, बूथ लेवल पर कार्यकर्ता कैसे सक्रिय हों, तमाम वोटर्स को लेकर बूथ तक आएं, इन्हीं सभी चीजों पर मंथन किया जाएगा इस बैठक में। लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कम मतदान के बाद राजनीतिक दलों की रणनीति बदल गई है। महिला स्टार प्रचारकों के कार्यक्रम बढ़ाए गए हैं। पहले 2 चरण के मतदान में महिलाओं का रुझान कम दिखा था।
12 सीटों पर लगभग 10% कम मतदान हुआ था और इसी को देखते हुए महिला स्टार प्रचारक कैंपेनर्स जो हैं, महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा निकाल सकें घरों से और बूथ तक पहुंचा सके, इसके लिए महिला कैंपेनर्स को जिम्मेदारी और बढ़ाई जा रही है। बीजेपी से उमा भारती और उषा ठाकुर एक्टिव हो गई हैं, वहीं कांग्रेस से मीनाक्षी नटराजन और विजय लक्ष्मी साधव को सक्रिय किया गया है। तो एमपी में 10% मतदान जो है कम हुआ है, उसका काउंटर करने के लिए तमाम दलों ने रणनीति बना ली है। महिला स्टार कैंपेनर्स को जमीन पर, ग्राउंड पर उन्होंने उतार दिया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कांग्रेस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमला किया है। कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है, सीएम योगी ने आरोप लगाया है। औरंगजेब जैसा जजिया कर कांग्रेस लगाना चाहती है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा कहा है। कहां कहा है? महाराष्ट्र के कोल्हापुर में। क्या कहा है वो आप सुन सकते हैं। उस संपत्ति का सर्वे करा करके लोग रखेंगे और बाद में कहेंगे जैसे औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था ना, ऐसे ये कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश स्वीकार करेगा क्या? अरे मुगलों की औलादें तो वर्तमान में रिक्शा चलाने का काम कर रही हैं और ये लोग जजिया कर वसूली करेंगे भारत से। महाराष्ट्र के कोल्हापुर का ये बयान आप सुन रहे थे। महाराष्ट्र में भी अलग ही स्तर का दंगल चल रहा है। आगे बढ़ेंगे और राजगढ़ चलेंगे, जहां राजगढ़ में विधायक अमर सिंह यादव का अलग अंदाज देखने को मिला है। विधायक अमर सिंह यादव ने दूल्हे की तरह घोड़ी पर चढ़कर प्रचार किया। बैंड बाजों के साथ विधायक पगड़ी बांधकर घोड़ी पर सवार हुए। अमर सिंह यादव राजगढ़ बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर के समर्थन में अपने क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे थे, जहां उनका अलग अंदाज देखने को मिला, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीवानों की कमी नहीं है। गुना में भी एक चाहने वाले ने कुछ अलग ही किया है। उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए अनोखा प्रण लेते हुए इन्होंने मुंडन करा लिया है। बापू सिंह लोधी ने अपना मुंडन कराते हुए प्रण लिया है कि अगर नरेंद्र मोदी पीएम नहीं बने तो वो अगले 5 साल तक दाढ़ी मूंछ पर बाल नहीं उगाएंगे। यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यदि प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो मैं आप सभी लोगों के सामने यह प्रण लेता हूं कि मैं अपने सिर पर एवं दाढ़ी मूंछ पर 5 साल तक के लिए मैं बाल नहीं उगाऊंगा। और यदि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यदि प्रधानमंत्री तीसरी बार बनते हैं तो यह मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। दीवाने हैं, अलग अलग तरह के दीवाने हैं। आगे बढ़ते हैं। 7 मई को लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण में मतदान होना है, उसी की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान होना है, लेकिन इस चरण में राजा और महाराजा की किस्मत का फैसला प्रजा करने जा रही है। कैसे राजा, महाराजा और प्रजा, इन तीनों का त्रिकोण बन गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। तीसरे फेज के राजा महाराजा की चुनावी रण। मध्य प्रदेश में लोकसभा के 3rd फेज को लेकर जमकर तैयारियां चल रही हैं। नेता प्रचार के लिए मैदान में हैं, तो कार्यकर्ताओं का हुजूम अपने नेता को जिताने के लिए दिन रात काम कर रहा है। लेकिन बाकी फेज से ज्यादा खास है 7 मई को होने वाला चुनाव, क्योंकि इसमें आम नहीं बल्कि खास लोग मैदान में हैं, जिनमें शामिल हैं महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजा दिग्विजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। तीनों के भविष्य का फैसला इस तीसरे फेज में ही होने जा रहा है। लेकिन लगातार गिरता वोटिंग प्रतिशत इन तीनों नेताओं के लिए मुसीबत बन सकता है।
यही कारण है कि गृह मंत्री अमित शाह ने वोटिंग को लेकर बैठक की। उन्होंने ये तक कह दिया कि जिन मंत्रियों के इलाके में कम वोटिंग हुई उनकी छुट्टी होना तय है। चुनाव आयोग ने भी साल 2014 की तुलना में 2019 में वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने में सफलता पाई, लेकिन 2024 के इलेक्शन में 7 से 10% तक वोट घटा। ये ठीक साल 2014 की तरह ही है कि 55 से लेकर 65% तक मतदान हुआ है। नेता खुद भी जानते हैं कि कम वोटिंग होने के कारण जीत का रास्ता मुश्किल हो सकता है। शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान ने तो ये तक कह दिया कि ज्यादा आत्मविश्वास में ना रहें, कम वोटिंग नुकसान पहुंचा सकती है। कोई भी कार्यकर्ता ये सोचने की गलती ना करे कि एक तरफा चुनाव है, और दूसरा अति आत्मविश्वास का वातावरण अपने लिए हानिकारक हो सकता है और होगा। हमने देखा अभी चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, मैंने न्यूज के माध्यम से देखा 63% एवरेज वोटिंग हुई है पूरे मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की सारी सीटों। इधर महाराजा का परिवार भी ग्राउंड पर पहुंच गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी और बेटा महा आर्यमन भी ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा प्रचार कर रहे हैं। उनके बेटे ने तो गांव में लोगों के साथ खेत में ट्रैक्टर भी चलाया। उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे ने तो पति को चुनाव जिताने के लिए रोटियां तक बेलना शुरू कर दिया। ज्योतिरादित्य भी अशोकनगर और गुना के पिछड़े इलाकों में कैंप कर रहे हैं। माना जा रहा है कि पहले और दूसरे फेज के वोटिंग टर्नआउट परसेंट का नतीजा रहा है कि ग्रामीण वोटर्स के बीच नेताओं को जाना पड़ रहा है। मैंने बोला ना तेरा तो फिर जाएगा। आपने देखा भी नहीं, वैसे ही बोल दिया। देख तो रहे थे, ठीक था ना। राजा दिग्विजय सिंह न्याय पत्र से वोट करने की अपील कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह राजगढ़ में डटे हुए हैं। बेटे जयवर्धन से लेकर पोते भी प्रचार में उतरे हुए हैं। दिग्विजय सिंह पैदल प्रचार कर जनता से संपर्क करते हैं। वो सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ग्रामीण इलाकों में चुनावी सभा कर रहे हैं, तो वहीं उनकी पत्नी अमृता सिंह भजन गाकर प्रचार कर रही हैं। राजनीतिक पार्टियां इन दिनों वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने और अपने पक्ष में वोट डलवाने के लिए ऐसी कई कोशिश करवा रही हैं। वोट प्रतिशत बढ़ाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी हमेशा से करती है और हमारी प्रयास यही होता है कि मत का अधिकार 5 वर्ष में एक बार मिलता है आपको, और मताधिकार पर सबको करना चाहिए। किसको मत देते हैं ये मतदाता का विशेष अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी तो प्रार्थना करती है कि अब की बार फिर 400 पार मोदी सरकार बनाने के लिए एक बार फिर मोदी जी को अपना आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल पर मतदान कीजिए, पर मतदान अवश्य कीजिए। राजनीतिक दलों और राजनेताओं के प्रति जो मतदान का प्रतिशत दोनों दौर में कम हुआ है, मैं मानता हूं कि हम लोगों की साख उससे जुड़ी हुई है। कहीं ना कहीं हम लोगों की जनता से जो नाराजगी है उस पर निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि प्रतिशत मतदान का कम होना लोकतंत्र के लिए खतरा है। तीसरे फेज में उतरे दिग्गजों की चिंता एक दूसरी ये भी है कि जब उन्होंने लक्ष्य रखा है 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से जीतने का, ऐसे में अगर वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो उनके जीत पर भी असर पड़ेगा और मत प्रतिशत घटने से उनके जीत का मार्जिन भी घट जाएगा। ऐसे में दिग्गज ये अपील कर रहे हैं कि मतदान अवश्य करें। राजनीतिक पार्टियां कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन गर्मी और शादी का सीजन एक बड़ा कारण है जिसके चलते वोटिंग प्रतिशत लगातार गिर रहा है। यानी राजा हो या महाराजा, तीसरा फेज सबके लिए मुश्किलों वाला होने जा रहा है। और गरियाबंद से बड़ी खबर आ रही है, जहां तेंदूपत्ता लेने गए युवकों पर भालू ने हमला किया है। हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वन अमला मौके पर पहुंचा है और तमाम मामलों की तफ्तीश कर जांच कर रहा है। ये दोनों अलग अलग घटना है। एक घुटको नयापारा से आया है, एक बहरापुरा से। दोनों को बियर बाइट का इंजुरी है। एक को बैक में है, पीछे पीठ में, और नितंब में है, बाएं नितंब में। एक को लेफ्ट पैर में और एक सिर में। बाकी हम लोग प्राइमरी
करके इन्वेस्टिगेशन करा के उस हिसाब से ट्रीटमेंट चालू कर दी। बेसिकली इन लोग तेंदुपत्ता के लिए गए थे और तेंदुपत्ता के लिए गए, वहां पे देख नहीं पाए होंगे तो फिर हमला किया। इधर उमरिया में ट्रेन की चपेट में आकर 2 बच्चियों की मौत हो गई। रेलवे ट्रैक के पास ही मौजूद ये दोनों लड़कियां ट्रेन की चपेट में आई हैं। नौरोजाबाद थाने में सस्तरा गांव की ये घटना है। पुलिस और जीआरपी की टीम मौके पर मौजूद रही और तमाम पहलुओं से अब इस मामले की जांच की जा रही है। अब खबर दतिया से, जहां बड़गोर गांव में ब्लास्टिंग सामग्री में धमाका हो गया। विस्फोट में गोविंद कंजर की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में कर्मचारी राधे कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे ग्वालियर रेफर किया गया, जहां राधे कुशवाहा की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बड़गोर गांव में पुल बनाने का काम चल रहा था, इसी दौरान यह हादसा हुआ। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वीडियोग्राफी कर रही थी। इधर उज्जैन में पुलिस कस्टडी में एक आरोपी की मौत हो गई। मामला माधवनगर थाना क्षेत्र का है। 2 लाख रुपए चोरी करने के मामले में 60 साल के बुजुर्ग आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन गिरफ्तारी के कुछ देर बाद से ही उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे इलाज के लिए माधवनगर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका आधे घंटे तक इलाज चला, लेकिन कुछ ही समय में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने उसे बुधवार को इंदौर से तुलसी नगर इलाके से गिरफ्तार किया था। एएसपी गुरुप्रसाद पराशर के मुताबिक आरोपी का शुगर लेवल हाई था और बीपी लो होने के चलते उसकी तबीयत बिगड़ी थी। हालांकि पुलिस हिरासत में हुई आरोपी की मौत पर कई सवाल खड़े भी हो रहे हैं। धार्मिक कार्यक्रम के प्रसाद ग्रहण करने से फूड पॉइजनिंग के कारण सैकड़ों ग्रामीण बच्चे महिलाएं बीमार हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला सक्ती जिले के डोमनपुर गांव का है, जहां ग्राम डोमनपुर में राम सप्ताह का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और सभी ने प्रसाद खाया, जिसके बाद अचानक सभी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ राम सप्ताह कार्यक्रम वहाँ पे चल रहा था, जिसमें प्रसाद वितरण में कुछ रसगुल्ला और पोहा का वितरण किया गया था, जिसको खाने के बाद में कुछ समय पश्चात लोगों को उल्टी दस्त की संभावना, दिक्कतें चालू हुई थी, जिसके लिए उनको सीएससी डभरा, सपोस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और चंद्रपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जिनमें से लगभग 70 से 72 लोगों को सीएससी डभरा लाया गया था और कुछ 20 से 25 लोगों को चंद्रपुर में भर्ती किया गया था और कुछ जिला अस्पताल रायगढ़ चले गए थे। इलाज सभी का जारी है और सभी की स्थिति अभी सामान्य बनी हुई है। इधर सक्ती के एक निजी अस्पताल में इंसानियत को शर्मसार करने वाली खबर आई है, जहां एक मासूम बच्ची की हत्या का प्रयास किया गया और इससे भी खराब बात तो ये रही कि जब बच्ची को कुछ नहीं हुआ तो मामले को दबाने की कोशिश की गई। गोमती देवी हॉस्पिटल में 26 अप्रैल को एक अविवाहित युवती भर्ती हुई थी। लगभग 12 बजे बच्ची को इसने जन्म दिया और बाथरूम में कमोड में बच्ची को डालकर फ्लश कर दिया, लेकिन बच्ची के रोने की आवाज़ सुनकर उसे बचा लिया गया और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले में युवती के खिलाफ 307 और 315 के तहत अपराध का मामला दर्ज कर लिया है और जांच में जुट गई है। लेकिन सबसे ख़राब बात यह है कि इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी हॉस्पिटल संचालक मामले को दबाने में लगे रहे। सबसे ख़राब बात कि वो युवती कैसी है जिसने इस बच्चे को जन्म दिया और इसे फ्लश में डाल दिया। गर्भपात के तो हमारे पास पेट दर्द लिखाई थी और लिखाई भी थी, पेट दर्द ही हो रहा है, हमको और कुछ नहीं हो। जब इस लड़की का बारे में पता चला, प्रेगनेंसी होने के बारे में आप लोगों को जब पता चला, तो क्या जिला चिकित्सालय में किसी अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई है? उसके बाद तो हमने डायरेक्ट पुलिस को ही इन्फॉर्म किया, क्योंकि डिलीवर हो चुका था और ऐसा कहीं पर रूल रेगुलेशन नहीं था कि हमको जिला चिकित्सालय में इन्फॉर्म करना होता है। शिकायत के मुताबिक उक्त प्रसूता जो है अविवाहित थी तथा उसने एक नवजात शिशु को अस्पताल के ही अंदर शौचालय में जन्म दिया है। तो उक्त संबंध की शिकायत को पुष्टि करने के लिए एक जांच दल गठित की गई है। जांच उपरांत जो है ये देखा जाएगा कि इसमें अस्पताल प्रशासन का
इस तरह का इन्वॉल्वमेंट है और तदुपरांत जो है जो भी कार्रवाई नर्सिंग एक्ट के तहत है वो किया जाएगा। इधर बलरामपुर जिले के बलांगीर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 14 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 14 मोबाइल, 3 मोटर बाइक समेत 71,500 नगद रुपए बरामद किए गए हैं। 1,500 रुपये जब्त किए गए और 14 अपराधियों के विरुद्ध, आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 3 वाहन भी जब्त किए गए, आगे की पूछताछ की जा रही है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक युवक ने घर में घुसकर नाबालिग से रेप किया। नाबालिग लड़की को घर में अकेला देखकर आरोपी घर में घुसा और उसने जान से मारने की धमकी देकर रेप किया। इसके बाद आरोपी फरार हो गया है। जब परिवार वाले घर लौटे तो लड़की बेहद डरी हुई थी, जिसको लेकर परिवार वालों ने उससे बातचीत की तो उसने खुद के साथ रेप होने की बात कही। इसके बाद परिवार वालों ने पुलिस में जाकर आरोपी संतोष यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची से उम्र लगभग 17 वर्ष के साथ में एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के द्वारा दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया था, जिस पर से पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 376 पॉक्सो के अंतर्गत एक अपराध पंजीबद्ध किया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। धार की कोतवाली पुलिस को लहसुन चोरी के मामले में बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली पुलिस ने लहसुन चोरी के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 2 लाख का लहसुन और 5 लाख कीमत का 4 पहिया वाहन जब्त किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए आरोपी रेकी करते थे, उसके बाद चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। महंगी लहसुन को चुरा लेते थे, कुछ इस तरह से। मई की शुरुआत के साथ ही गर्मी का प्रचंड रूप देखने को मिलने लगा है। मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़ और चंबल संभाग के जिलों में ज्यादा गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि यहां आने वाले समय में लू का भी प्रकोप देखने को मिलेगा। तापमान 40 से 44 डिग्री के बीच रह सकता है। उधर भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा और शहडोल में लू की संभावना कम है, लेकिन गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। उधर मई में ही सेंट्रल छत्तीसगढ़ में तापमान 44 डिग्री तक पहुंच सकता है। रायपुर में भी लू चलने का अनुमान जताया जा रहा है। रायपुर में पिछले 4 दिनों से 4 डिग्री तापमान बढ़ चुका है। बुधवार को रायपुर में 42 डिग्री के पार पारा पहुंच गया था। नीमच में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो के सब इंस्पेक्टर ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर एक युवक को अगवा कर लिया। इसके बाद उससे नशीले पदार्थ की तस्करी में फंसाने की धमकी दी और 20 लाख रुपयों की मांग की। हेमंत अग्रवाल ने थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उनका बेटा नवीन घर नहीं लौटा और उसका मोबाइल भी बंद है। रात में ही फिर नवीन के मोबाइल नंबर से उनके पास हरेन चौधरी नाम के युवक का कॉल आया और नशीले पदार्थ के साथ बेटे की गिरफ्तारी की बात कही। वहीं बेटे को छुड़ाने के लिए 20 लाख रुपए मांगे गए। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी का प्लान तैयार किया और पैसे लेने के लिए आरोपियों को बुलाया। जैसे ही आरोपी अगवा किए गए, युवक नवीन को लेकर लहसुन मंडी गेट पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भोपाल में चुनाव को लेकर पुलिस ने एमपी नगर में आने वाले संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला है। अर्जुन नगर से शुरू हुआ फ्लैग मार्च राजीव नगर में जाकर खत्म हुआ। एमपी नगर एसपी अक्षय चौधरी के नेतृत्व में निकले फ्लैग मार्च में पुलिस और सशस्त्र बल के जवान मौजूद रहे। 2 घंटे तक चले इस फ्लैग मार्च में करीब 10 किलोमीटर का दायरा तय किया गया। इधर रायपुर में स्वीप बाइक रैली का आयोजन किया गया। 150 बाइक चालक इस बाइक रैली में शामिल हुए। मतदान जागरूकता अभियान के तहत ये बाइक रैली आयोजित की। कलेक्टर के साथ रैली में महिला समेत बच्चे भी शामिल हुए। ज्यादा से ज्यादा वोट डालने की अपील की गई। कलेक्टर परिसर से शुरू हुई इस रैली में तमाम लोग शुमार हुए और शहर के कई स्थानों पर ये रैली यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की गई और यातायात विभाग भी मुस्तैद दिखा। मैं अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए लोग
ये कलेक्टर लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं मतदान को लेकर। गौरव सिंह जी हैं, रात में भी आप देख रहे हैं, सुबह भी आप देख रहे हैं, लगातार लोगों को जागरूक करने में लगे हैं। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था वैसे भी हर समय लगी रहती है। जब जिस प्रकार का होता है और जब निजी क्षेत्र के लोग निकलते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको प्रोत्साहित करें। और इसीलिए आज ये जो इन लोगों ने अपनी रैली निकाली है, उसको हरी झंडी दिखाने के लिए हम लोग आए हुए हैं। सर, ये चावल लेकर घर घर आप लोग जाने की बात करें, कितने लोगों तक पहुंचेंगे, किस तरीके से पहुंचेंगे? 7 लाख परिवारों का लक्ष्य है। अगले 3 दिन में हम 7 लाख परिवार तक पहुंचेंगे। एक आखिरी सवाल है सर, बहुत सारी नाराजगी भी सामने आ रही है, उसको कैसे पहुंचेंगे? व्यवस्था में आप 100% संतुष्टि की बात नहीं कर सकते हैं। कई बार कुछ समस्याएं होती हैं और हम लोग वहां तक पहुंच रहे हैं। जहां जहां समस्याएं आ रही हैं उनको भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा आग्रह उनसे रहेगा कि हमारी व्यवस्था के लोग उनकी बात सुन रहे हैं, उसका निराकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी चीज़ ऐसी न करें जो देश से बड़ी बन जाए। तो आपने सुना, रायपुर कलेक्टर हैं और लगातार वो मतदान के लिए जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं और सुबह हो शाम हो सड़कों पर नजर आ रहे हैं। और यही कारण है कि रायपुर में 7 लाख लोगों तक पहुंचने की जो है वो लक्ष्य बनाए हुए हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ खोमन साहू, विस्तार न्यूज, रायपुर। रायपुर के कलेक्टर गौरव सिंह ने कलेक्टर की पाती अभियान की शुरुआत की है। इसके साथ ही उन्होंने फॉरेस्ट कॉलोनी में सेवानिवृत्त आईएफएस के घर आमंत्रण पत्र, पीला चावल लेकर मतदान करने की अपील की। अभियान के तहत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की टोली कलेक्टर निवास पहुंची, जहां कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह की धर्मपत्नी सुनीता सिंह को आमंत्रण पत्र और हल्दी चावल देकर मतदान करने की अपील की। लोकतंत्र का सम्मान करें, 7% मतदान करें, 7 मई को क्या करेंगे? ये 2 तस्वीरें आप देख लीजिए, अभियान के वक्त की ये तस्वीरें हैं। पीला चावल देकर मतदान की अपील की गई और कार्ड बांटे गए। मतदान के लिए प्रशासनिक तैयारियों लगातार बढ़ाई जा रही हैं और ये तस्वीरें कुछ उसी संदर्भ में। बेमौसम बारिश से जहां किसान परेशान हैं, तो वहीं जंगलों में से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में डेंगू मलेरिया का प्रकोप भी बढ़ रहा है, जिससे निपटने के लिए जिला मलेरिया विभाग ने नवाचार कर अनूठा प्रयास किया है। देखिए, वैसे तो ये आशा विसिल प्रोग्राम है जिसको विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है और कारण आपको ज़रूर बताना चाहूँगी इसका कि हमारे यहाँ जैसे मच्छरदानियों का वितरण हुआ है, लगभग 2,24,300 मच्छरदानियों का वितरण हुआ है। तो हमारी कोशिश है कि ये जो 2,24,000 मच्छरदानियों का वितरण हुआ है, इसका प्रत्येक विलेज में लगभग 417 विलेज हैं जहाँ पे ये वितरण हुआ है। इन सभी विलेजेस में हमारा उद्देश्य है कि 100% मच्छरदानी का लोगों के माध्यम से उपयोग किया जाना चाहिए। सर, सीटी इसलिए बजाते हैं हम लोग कि हम लोग 4-5 बजे से अपने गाँव में भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। घरों के सामने जा कर के सीटी बजाते हैं ताकि घर के लोग बाहर आते हैं, फिर उनको सीटी के माध्यम से समझाइश देते हैं कि आप लोगों को मच्छरदानी जो वितरण हुआ है गवर्नमेंट से, तो आप उसको लगाते हो कि नहीं और सही तरीके से लगाते हो कि नहीं, वो भी देखते हैं। खबर मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की है, जहां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लॉकर से 20 लाख के जेवर गायब हो गए हैं। 16 फरवरी को उपभोक्ता ने अपना लॉकर खोलने की कोशिश की, लेकिन नहीं खुला। फिर अगले दिन बैंक मैनेजर के सामने जब उसने लॉकर खुलवाया तो उसके होश उड़ गए। लॉकर से सारे गहने गायब थे। उसने बैंक मैनेजर सहित पुलिस को इसकी सूचना दी। जांच होने पर यूनियन बैंक मैनेजर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हालांकि मामले को तूल पकड़ता देख मैनेजर ने इसे अपना पल्ला झाड़ लिया है और उल्टा उपभोक्ता पर ही आरोप लगाया है। 20 लाख के गहने गायब होने से परेशान उपभोक्ता जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और मांग उनको करना भी चाहिए। उनकी पाई की कीमत, पाई की मेहनत को इस तरह से बैंक कर्मी ध्वस्त नहीं कर सकते हैं और पल्ला झाड़ नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से।
के थानेदार भी बोलते हैं कि हमारा मामला नहीं है, बैंक का मामला है। बैंक वाले बोलते हैं कि आप रीवा जाइए, रीवा के आरओ ऑफिस में जानकारी होगी, मैनेजर साहब मेरे से अभद्रता की बात करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि ये मेरे इस विषय पर उचित कार्रवाई करते हुए मेरे जेवरात वगैरह वापस दिए जाए। तो उन्होंने कंप्लेंट दी गई है और उनके द्वारा तो आरटीआई के थ्रू उन्होंने मांगा है जवाब, तो हमारे जांच चल रही है और आरटीआई भी दे रहे हैं। हमने रीजनल ऑफिस देंगे तो रीजनल ऑफिस को सारा डाटा हमने भेज दिया, तो उनके थ्रू अभी दे दिया जाएगा। बैंक के आंतरिक जांच का विषय है। यदि भविष्य में बैंक के द्वारा कोई जांच रिपोर्ट पेश की जाएगी, इस पर अपराध बनेगा तो निश्चित रूप से एफआईआर दर्ज की जाएगी।